अब देखिए, जैसे मैं बताया कि जीएस में आपको जो पढ़ना है और जो लिखना है, दो ही काम करना है। एक तो पढ़ना है, भाई जो जीएस है उसमें एक तो काम है पढ़ना और दूसरा है लिखना। तो यहाँ पढ़ने की भी एक व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए आप आईआर पढ़ते हैं, तो आईआर में पढ़ते समय आप ये सोचिए कि भले चीजें याद हों चाहे मत याद, वो जो कॉमन सेंस है वो हमारा बनते रहना चाहिए। तो हमको जो है इसका जो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस बनाना है। पहला काम तो यही करना है। जैसे कोई चीज पढ़ रहे, मान लीजिए नव शीत युद्ध पढ़ रहे हैं, जैसे यूक्रेन संकट के बाद विश्व में जो है नव शीत युद्ध की परिस्थिति है। तो नव शीत युद्ध की जो परिस्थिति है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई नव शीत युद्ध क्यों बढ़ावा मिला। या मान लीजिए इजराइल हमास संघर्ष हो रहा है, तो इजराइल हमास संघर्ष को क्यों बढ़ावा मिला। या मान लीजिए भारत चीन संबंध है, तो भारत चीन संबंध क्यों प्रभावित हो रहा है। तथ्य मत रटिए, हर चीज का कुछ जो है सामान्य समझ बनाइए। इसके लिए सबसे अच्छा है कि एनसीईआरटी का किताब पढ़ लीजिए। जो 12th वाली एनसीईआरटी है उसको पढ़ लीजिए एक बार, अंतर्राष्ट्रीय समकालीन विश्व राजनीति की चुनौतियां। एक किताब केवल यही पढ़ना है, बाकी कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं। सब नोट्स बना हुआ है, 4 वालू, सब एनफ, सब लिखा गया है। तो पढ़ने में मैं बताया कि एक सामान्य समझ बनाई। जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन है, अब मान लीजिए गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत क्यों शामिल हो। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, अब मान लीजिए मैं कहूँ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत क्यों शामिल हुआ, तो अब मान लीजिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आया क्यों, ऐसे सोचना है कि भाई एक तरफ नाटो पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट साम्यवादी गुट। ये जो साम्यवादी गुट है और दूसरी तरफ ये पूंजीवादी गुट है। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन कहां पर है, तो यहां पर है। मतलब भारत जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ। तो मैं कहूं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत क्यों शामिल हुआ, इसका एक सामान्य समझ बनाइए कि भाई इस नाटो में ब्रिटेन भी था, इस नाटो में जो है अमेरिका भी था, इसी नाटो में फ्रांस भी, सब इसी में तो हैं। तो मान लीजिए हम ब्रिटेन से आजाद हुए, यदि हम नाटो में शामिल होते तो फिर ब्रिटेन से आजाद होने का क्या मतलब हुआ। ऐसे सोचिए, क्योंकि आप लोगों के यहाँ जो प्रश्न आते हैं जीएस में, तो आप लोग देखे होंगे कि ऐसी कोई किताब नहीं बनी है जहां से सीधे प्रश्न आ जाता हो। अभी आप लोगों का 2-3 साल का क्वेश्चन जो आया होगा, 2-4 आप ही लोग पढ़ दीजिएगा। वो चाहता है कि आपको जो है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में एक आपको जो है सामान्य ज्ञान हो और फिर करंट की घटना आपको याद हो। बस इतना ही काम करना है। तो जिसमें बता रहा था कि मान लीजिए नाटो में शामिल होता तो फिर वही तो ब्रिटेन से आज़ादी का क्या मतलब निकलता। और मान लीजिए यदि हम लोग इधर शामिल होते तो साम्यवादी जो देश होता है वहां पर जो है तानाशाही होती है, वहां पर चुनाव नहीं होता है। ये बताइए, हम लोग जिस तानाशाही का विरोध किए थे फिर उसी में हम लोग जाकर शामिल हो जाते। ये बताइए, न तो हम इधर शामिल हो सकते थे और न तो हम इधर शामिल हो सकते थे, फिर हम कर क्या सकते थे। फिर हम यही तो कर सकते थे कि दोनों गुट से अलग रहें। तो भारत ने वही काम किया। अब मान लीजिए और सोचिए, ये बताइए, जो पूंजीवादी देश होता है उसके पास पूंजी और तकनीक होती है। जो साम्यवादी देश हैं तो आप देख रहे हैं कि तेल है, खनिज संसाधन है, हीरा है। अभी भी साम्यवादी देशों के पास ज्यादा है, रूस के पास। तो यहाँ संसाधन ज्यादा होगा। तो हम लोग मान लीजिए जब हम लोग आजाद हुए थे तो हम लोग की मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोगों ने अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब पूंजीवाद और समाजवाद। तो हम लोग को लगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे तो हम लोग, अमेरिका को लगेगा कि भारत जो है पूंजीवादी देश बन सकता है और साम्यवादी देशों को लगेगा कि भारत साम्यवादी देश बन सकता है। तो हम लोगों ने ऐसी अर्थव्यवस्था अपनाया कि दोनों गुटों को हम लोगों ने कंफ्यूजन में रख दिया। हम लोगों को क्या फायदा हुआ, तो हम लोग मान लीजिए पूंजी तकनीक यहाँ से ले सकते थे और संसाधन यहाँ से ले सकते थे और इस तरह से अपना तीव्र गति से विकास कर सकते थे। और उदाहरण भी देखिए, भाई तारापुर संयंत्र किसने लगवाया, अमेरिका ने। भिलाई संयंत्र किसने लगवाया, तो सोवियत संघ ने। आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने दोनों गुटों से सहायता ले लिया। आज सबसे बड़ी बात है कि भारत विविधतावादी संस्कृति रखता था, तो भारत को लगा कि यदि हम पूंजीवादी गुट में चले जाएंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है पूंजीवादी गुट में जाने का मतलब है कि पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार करना, पूंजीवादी संविधान को स्वीकार करना। यदि हम इस गुट में चले जाएंगे तो कहीं न कहीं हम तानाशाही को बढ़ावा देंगे। इस गुट में हम शामिल हो नहीं सकते थे। तो भारत जो है अपनी विविधतावादी संस्कृति को बनाए रखने के लिए और भारत कहीं न कहीं जो है आजादी का वास्तविक अर्थ अपनाने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ। तो मान लीजिए, आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी, तो मैं बताया
कि जो मैं बोल रहा हूं कोई तथ्य नहीं है ना, एक संकल्पना है। अब जीएस में क्वेश्चन देखिएगा आया होगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत के लिए कोई विचारधारा नहीं, भारत की आवश्यकता की पूर्ति करता है। 150 शब्द में आया होगा जीएस में, आईएएस में। कौन सा खराब प्रश्न पूछा है? आप यदि समझ बनाते तो जो बोल रहा था वही सब तो लिखना था। मान लीजिए हम लोग के स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है पूंजीवादी दल भी थे और स्वतंत्रता आंदोलन के समय साम्यवादी दल भी थे। यदि हम किसी गुट में शामिल होते तो दूसरा दल वाला क्या करता? आंदोलन करता। तो दूसरा दल वाला आंदोलन करता तो एक आजादी से हम लोग मुक्त हुए थे, तब तक दूसरा फिर संघर्ष शुरू हो जाता, देश में गृह युद्ध शुरू हो जाता। तो उस गृह युद्ध से बचने के लिए भी हम लोगों ने मध्यम मार्ग अपना लिया। मान लीजिए हमने ये आपको समझाया, इसी चीज को एग्जाम में लिखना है और उसमें कुछ जो तथ्य है उसको रख कर सेट कर देना है बस। आईआर का मतलब कोई आपको फड़िया की किताब या कोई मान लीजिए पंत सर की किताब या कोई मान लीजिए मोटा मोटा रामायण लेके पढ़ने की कोई जरूरत। आप लोगों के यहाँ जीएस में मैं बताया, पहला चीज कॉमन सेंस बनाना है हर जगह। दूसरा जो पढ़ने में आपको चीज ध्यान रखना है, कोई चीज जब आप पढ़ते हैं तो जब उसकी सामान्य समझ बनने लगती है तो फिर इसमें कुछ जो है सामान्य समझ बनने के बाद कुछ तथ्यात्मक पहलू होता है, कुछ फैक्ट होता है। तो कुछ जो फैक्ट होता है तो ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए फैक्ट यदि याद नहीं होगा तो जैसे मैं बार बार कहा, तारापुर संयंत्र अमेरिका ने लगवाया, भिलाई संयंत्र सोवियत संघ ने लगवाया, मालिकल्पक्कम रसिया। तो कम से कम इतना तथ्य याद हो कि आप सपोर्ट में कुछ लिख सके। तो हमको दूसरा जो पहलू है कि तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। अब वो स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। अब ये नहीं कि तारापुर संयंत्र आप लिख रहे हैं, मन में शंका है कि नहीं ये तो गड़बड़ कुछ हो सकता है तारापुर संयंत्र सोवियत संघ ने बनाया हो। तो ये तथ्यात्मक जो पहलू है कम ही जानिए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट और निश्चित ज्ञान कुछ रखिए। पढ़ते समय ये अपने दिमाग से निकालिए कि जो बड़ा मोटा मोटा रामायण पढ़ता होगा वही जीएस सेकंड में अच्छा नंबर पाता है। अब ये श्रीकांत जो पढ़ता था यूपीपीसीएस में, उसका हुआ है 22 तारीख को रिजल्ट आया ना, उसका हुआ है। तो अभी आया था मिलने उलने के लिए। तो बताइए वो मान लीजिए हमें कहते हैं कुछ नंबर तो पाया होगा तभी हुआ मेंस में। ऐसा थोड़ी ना कि वो तो नया बच्चा है, कोई ज्यादा थोड़ी ना। आप लोग समय जब पढ़ते थे तो उस समय वो जीएस पढ़ता था, मान लीजिए उसका कोर्स पूरा हो गया, आप लोगों का छूट गया। तो अब सपोज करिए कि स्पष्ट और निश्चित ज्ञान होना चाहिए। और चौथा चीज ये है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको समसामयिक पहलू पता होना चाहिए। समसामयिक जो घटनाक्रम है वो आपको इससे संबंधित पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए गुट निरपेक्ष आंदोलन है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश हैं वर्तमान में? मान लीजिए 120 देश, 118 पहले थे, 2 शामिल हुए। अब 2 कौन से शामिल हुए? मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं पढ़ने का। मान लीजिए हमें कहते हैं ब्रिक्स है। अब ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स में नए देशों को शामिल किया गया, 6 नए देशों को शामिल किया गया। तो ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल किया गया, तो कौन कौन से देश शामिल हुए? मान लीजिए G20 सम्मेलन हुआ, तो उसमें क्या क्या जो है प्रस्ताव पारित किया गया। मान लीजिए इप्सा की बैठक हुई, चाहे G77 की बैठक हुई, यूएनओ की बैठक। तो आपको जो है इसका समसामयिक घटनाक्रम पता होना चाहिए। तो ये 4 चीज आपको पढ़ने में ध्यान रखना। दोबारा मैं बताया कि एक तो कॉमन सेंस बनाना है, रटिए उटिए कुछ। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आप लोगों को लगता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब करंट का घटना पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल करंट का घटना नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी एक विषय है। जैसे पोलिटी इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ते हैं वैसे विषय है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने मन से भी लिख के चले आएंगे, कोई समस्या की बात नहीं। 1-2 करंट का तथ्य कम भी लिखाएगा तो उससे बनना बिगड़ना ज्यादा नहीं है। इतना ही होगा कि 6 नंबर की जगह 5.5 दे देगा, इससे ज्यादा वो कम नहीं करेगा यदि आपका कंसेप्ट मजबूत है। एक तो पढ़ने में हम लोग को ये सब चीज ध्यान रखना है, और फिर लिखने में हम लोग को इसी तरह से लिखने में भी कुछ चीज ध्यान रखना है। पहला तो ये काम करना है कि नोट्स बनाना है। पहला तो काम यही है कि टॉपिक वाइज नोट्स बनाना है, कि जितना हमारा सिलेबस है सबका नोट्स हमारे हैंड राइटिंग में होना चाहिए। गाइड से रिवीजन न करें, हम अपने नोट से रिवीजन करें। तो पहला तो काम यही करना है। दूसरा जो लिखने में हम लोग को ध्यान रखना है, इसमें बार बार बताता हूं कि आप जैसे मान लीजिए शब्द सीमा है, तो जो शब्द सीमा है आप लोग क्या जीएस में 150 शब्द का प्रश्न आता है और 250 शब्द का प्रश्न आता है। तो हम लोग को क्या करना है, कोई भी चीज ऐसा तैयार करके रखना है कि उसको हम 150 शब्द में लिख लें, आवश्यकता पड़ने पर 250 शब्द में लिख दें। तो ज्यादातर पॉइंट में चीजों को लिख के रखना है कि हम उस पॉइंट को बढ़ा देंगे तो 250 बन जाएगा, अब पॉइंट को छोटा कर देंगे तो 150 शब्द बन जाएगा। और तीसरा चीज ये है कि ज्यादा चीज को कम शब्द में लिखने का प्रैक्टिस करना है। भाई ज्यादा बात है, जैसे अभी मान लीजिए मैं बता रहा था, मैंने 3-4 बात आपको बताया गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत क्यों शामिल हुआ। अब उतनी सब बातों को मैं कहूं कि आप जो है इसको 4 पॉइंट में लिख दीजिए, छोटा छोटा पॉइंट, तो आपके पास ऐसा
कलाकारी जरूर होना चाहिए कि आप उसको संक्षेप में लिख सकें। तो हमेशा जो है संक्षिप्त लेखन का प्रयास करिए, क्योंकि ज्यादा चीज विषय वस्तु हो जाएगा तो फिर नहीं, यदि छोटा कर पाएंगे तो फिर वो सब पॉइंट नहीं आ पाएगा। इसके लिए कुछ तकनीकी शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चौथी चीज है कि आपको जो है जो चीज लिखना है वो प्रासंगिक लेखन लिखना है। प्रासंगिक लेखन, ये बताइए, मैंने कहा कि भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन कोई विचारधारा नहीं, गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत की आवश्यकता की पूर्ति करता था या पूर्ति करता है। सीधा हमने प्रश्न बनाया, आप गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में केवल 2-3 लाइन लिख दीजिए कि भाई 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन में मान लीजिए भारत प्राथमिक सदस्य है, 120 देश हैं, मान लीजिए जो लेटेस्ट बैठक कहीं पर हुआ है ज्यादा ज्यादा उसको लिख दीजिए, बस 3 लाइन का भूमिका बनाइए और सीधा प्रश्न का उत्तर लिखिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो जो है देखा जाए तो क्यों भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ, उसको पॉइंट में 1, 2, 3, 4 करके लिखिए। पूरा कहानी लिखने के चक्कर में मत पड़िए। प्रासंगिक लेखन का मतलब हुआ कि प्रश्न के संदर्भ में जो पूछा गया वो उसका उत्तर लिखना है। अब ये नहीं कि उसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व भी लिख दिए। समस्या, मैं जब महत्व समस्या नहीं पूछा हूं तो क्यों लिख रहे हैं? जब महत्व समस्या मान लीजिए वैश्वीकरण में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता मैं पूछूंगा तब न प्रासंगिकता लिखेंगे। अब फिर जैसे मैं बताया कि आप थोड़ा सा जो है अपना जो लेखन गति है वो भी ठीक करके रखिए, क्योंकि 10 प्रश्न जो है 150 शब्द वाला आता है, ये बताइए 1500 शब्द तो आपको यही लिखना है। 10 प्रश्न जो है 250 शब्द का आता है तो 2500 शब्द ये आपको लिखना है। तो बताइए 4000 शब्द लिखना है, मतलब 40 पेज एक तरह से लिखना है। कितने घंटे में? तो 3 घंटे में। ये बताइए एक पेज जो है कितने घंटे में लिखा है? एक पेज कितने मिनट में लिखा है भाई? 6-7 मिनट। 6-7 मिनट में आपको एक पेज लिखना है, तो आप प्रयास करिए कि 6-7 मिनट में एक पेज कम से कम लिख लें, क्योंकि तभी आप पूरा आंसर लिख पाएंगे। तो मैं बताया कि अपना जो लेखन गति है वो भी ठीक करके रखना है। देखिए, जो जहां तक भाषा की बात है, तो भाषा तो जितना आप लिखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, भाषा उतनी परिमार्जित होती, उतनी परिष्कृत होती है। भाषा रटने से आपकी भाषा मजबूत नहीं होगी, वो तो प्रैक्टिस पे होता है। तो आप अपना प्रयास करिए कि ज्यादा ज्यादा लिखिए, जिससे जो है धीरे धीरे भाषा भी अच्छी होगी, तारतम्यता भी अच्छा होगा, चीजें आपस में अंतर संबंधित भी होंगी। ये सब जितना मैं बताया वो लिखने से ही आ सकता है। तो हम लोगों का मंडे से फ्राइडे ये क्लास चला करेगा, और सैटरडे को हम लोग का सामान्यतः ये टेस्ट होगा। जरूरत पड़ेगी तो सैटरडे को टेस्ट भी होगा और क्लास भी चलेगा। जरूरत पड़ेगी तो संडे को भी पढ़ा जाएगा। लेकिन लिखने का हफ्ते में एक दिन कार्यक्रम रखना है, और आपको भी आके लिखना है। क्योंकि बताइए, आप YouTube से इतना ज्ञान ले लिए, ज्ञान की कमी थोड़ी ना है मार्केट में। देखिए, सब लोग तो ज्ञानी हो गए। इतना ज्ञान मान लीजिए YouTube से ले लिए, उस ज्ञान से क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? बच्चा लोग अब समझ में आ रहा है कि उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि बताइए, ज्ञान सुन सुनकर आप ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, न तो आपने ढंग से कोई नोट्स बनाया, न तो आपने कुछ लिखा, न तो टीचर को दिखाया। ये बताइए, यदि ये सब काम नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा? फिर उसमें मान लीजिए रील भी देख लिए, आजकल तो रील का भी लफड़ा चल रहा है ना बीच में, तो मान लीजिए उसी में रील भी घुमा लिए 10-15, 2-3 घंटा और भी गया उसमें। तो ये वाला जो चीज है, आप ये सोचा करिए कि हमने एक सप्ताह पढ़ाई पढ़ा तो हम अपने सिलेबस में क्या पढ़े, इस पर हमेशा ध्यान रखें। बल्कि संडे को बैठकर 1 घंटा जीवन में यही सोचा करिए कि हमारा एक सप्ताह जो बर्बाद हुआ है उसमें हमने किया क्या। यदि ये भी कर लिए तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। यदि संडे को आपने ये कर लिया कि हम एक सप्ताह अपना बर्बाद किए जीवन का, इस सप्ताह में हमने अपने सिलेबस से क्या पढ़ा, कुछ काम का चीज हुआ कि बस हम ज्ञान का अर्जन करते रह गए, तो अगले सप्ताह तो कम से कम बर्बाद नहीं होगा। तो लिखना जरूरी है, जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही लिखना जरूरी है। जो हमारा टेस्ट होता है सैटरडे का, आप लोगों का कॉपी मैं चेक कर दिया हूँ, ले लीजिएगा। तो जो सैटरडे का टेस्ट होता है वो आकर आपको जरूर देना है। उसमें कोई बहाना वहाना मत बनाइए कि सैटरडे को ये हो गया तो ये समस्या आ गई। समस्या तो आपका जाएगा नहीं, समस्या तो आपके पीछे ही चल रहा है। जहाँ आप हैं वहीं पर समस्या भी है, तो समस्या नहीं। सैटरडे को आना है। और ये हो सकता है कि किसी सैटरडे को आप टेस्ट देने आए तो रिवीजन ही ना कर पाए, मतलब कि आपने टाइम टेबल बनाया सुबह पढ़ने का, तब तक कोई घर से आ गया, बैठ गया, हो गया रिवीजन। लेकिन फिर भी हमको आना है, उस व्यक्ति को बोल के आना है कि मैं अभी जरा सा 1.5 घंटे में आ रहा हूँ विशेष कार्य करके। आप तब तक यहाँ पर खा के सोइए, कुछ टीवी भी देखिए, कुछ मोबाइल गेम खेलिए, कुछ चैनल बता देता हूँ जिसमें मन भी लगेगा आपका। तो आप तब तक देखिए, तब तक मैं आता हूँ।
आके लिख के जाना जरूर है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर बाद में सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। जैसे पीटी आप लोग पढ़ते हैं, पीटी में यदि मान लीजिए आपने पढ़ा और टिक नहीं लगाया, कोई फायदा उधर नहीं। पीटी में आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, यदि आप 2-2 हज़ार क्वेश्चन सबका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पीटी होगा नहीं। 2000 ज्योग्राफी, 2000 इकोनॉमिक, 2000 पॉलिटी, 2000 सबका 2-2 हज़ार नहीं करेंगे, वहाँ आपसे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। और कितने लोग तो ऐसे हैं, मान लीजिए जाएंगे पीटी देने के लिए, ABCD 4 गोला है, आपने समझ भी लिया कि ये आंसर है और कभी जीवन में टिक लगाए नहीं ढंग से, तो पता चले कि हाथ पैर आपका कांपना शुरू हो जाएगा। ये मान लीजिए A गोला है, B है, ये C है, ठीक है, हाथ तो आपका कांपने लगा, ये भर रहे थे भरा गया B। यदि नहीं आप करेंगे तो यही तो होगा। जैसे मान लीजिए मिलाते हैं, देखते तो हैं मिलाने वाले क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे मिलाते हैं, अपना ही मिलाया हुआ पता नहीं चलता कि कौन किससे मिला हुआ है। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि ये सब करने की जरूरत क्या है। अब कोई बहुत ज्यादा ही बताइए, पीटी हो या मेंस हो, कोई बहुत ज्यादा तो मेरिट जाती नहीं है भाई। आप 100 क्वेश्चन में बताइए 50 भी तो मेरिट नहीं जाता, 40 पर ही तो पीटी में सिलेक्शन हो जाता है। तो 40 करना कोई बहुत कठिन काम थोड़े ना है। देखिए अब समस्या ये है कि आप कभी टिक नहीं लगाएंगे, 60 सही कर दिए हैं, 20 गलत कर दिए, हो गया, रिजल्ट निकल गया आपका वहीं पर। यदि 60 सही किए थे, मान लीजिए मत 60 सही करिए, 85 सही करिए, 10 गलत कर दिए तब भी पास हो गए। 60 सही किए, 20 गलत हो गया, खत्म हो गया। 50 सही किए, 10 गलत हुआ, तब तो पास हो जाएंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बताइए, यहाँ पर यदि आपने ह्यूमन मिस्टेक कम किया तभी तो जो है 50 सही हो गया, 10 गलत हो गया। ह्यूमन मिस्टेक ज्यादा हो गया तो क्या फायदा हुआ। हम लोग को ये ध्यान रखना है कि मेंस पढ़ते समय हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों का मेंस का टेस्ट होगा उसी में 20 क्वेश्चन में IR का भी पीटी का बना, क्योंकि देखिए कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिटी का ही क्वेश्चन हर साल ज्यादा पूछे। 20 क्वेश्चन पॉलिटी का आता है, पता नहीं 10 क्वेश्चन पॉलिटी का कर दिया, 10-12 IR कर दिया, 5-6 तो IR पूछता ही है, उसको बढ़ा के 12 कर देगा। अब बाहर निकल के आप क्या करेंगे, ज्यादा कोचिंग में जाके टकराएंगे, हम लोग भी कह देंगे कि तो घुमा दिया, आपका तो साल बर्बाद हो गया। हम लोगों को तो एक शब्द लगना है, घुमा दिया। इसी तरह 4-5 बार घुमा दिया हो गया, 4-5 साल तो गया। जो भी है IR में मैं भी 20 क्वेश्चन बना दूंगा उससे संबंधित, और आप लोग भी अपना टिक लगा दीजिएगा। या जब हफ्ते में पढ़ाऊंगा तो हफ्ते में एक आचक ही ले लिया करूंगा, सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि उस दिन लिखने वाला रहेगा तो छोड़िए, बीच में ही 20 क्वेश्चन का हो जाया करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो पीटी वाला भी थोड़ा बहुत टेस्ट करा दिया करेंगे बीच में, 20-20 क्वेश्चन होगा तब भी बहुत। तो आप अपना ये ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को पढ़ना कैसे है और लिखना कैसे है। जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही लिखना जरूरी है।